स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और पेट की लगातार तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज भारत का भूगोल प्रारंभ करने वाले हैं। समराइज्ड तरीके से जो जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, हम उन सभी बिंदुओं पर, उन सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी परीक्षा में आ सकता है उन्हीं सब मुद्दों पर, उन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग बात कर रहे हैं। रजिस्टर, कागज, पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ नोट्स को तैयार करते रहिए, क्योंकि नोट्स को तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कोई भी वीडियो आप बार बार नहीं देख सकते, लेकिन एक बार जब आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरी या किसी की भी आप जब भी अध्ययन करें तो उसके नोट्स जरूर बनाते चलिए, क्योंकि वही आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज डे फर्स्ट उत्तर प्रदेश पुलिस और पेट के लिए, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और नोट करते हैं। चलिए, हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भारत के भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे। भारत की स्थिति, स्थिति और विस्तार। ऐप पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, या भारत के क्या क्या नाम हैं। तो भारतीय नामों में से सबसे पहले एक नाम आता है आर्यावर्त। आर्यावर्त इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर आर्यों का निवास था, यानी कि आर्यों के निवास के कारण, आर्यों के निवास के कारण इसको आर्यावर्त कहा जाता था। वायु पुराण में उल्लेख मिलता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था और उनके नाम पर भारत पड़ा। उदाहरण मिलता है वायु पुराण का, और वायु पुराण में उल्लेख है कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र नाम था भरत, और उसी के नाम पर देश का नाम पड़ा भारत। हालांकि जैनियों के अनुसार राजकुमार भरत के नाम के ऊपर देश का नाम भारत पड़ा। और ईरान के लोग के बारे में भी कही जाती है कि उन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी में प्रवेश किया, और सा को वो लोग हा बोलते थे, यानी कि सिंधु को बोला इन्होंने हिंदू, और हिंदू के कारण इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, अगर हम लोग इसकी बात करें, हिंदुस्तान, तो ये पर्शिया के लोग थे, जो कि आधुनिक ईरान है। पर्शिया, आधुनिक ईरान, यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने सर्वप्रथम सिंधु घाटी में प्रवेश किया। सिंधु घाटी में प्रवेश किया, और इन्होंने सिंधु को क्या बोला, सिंधु को बोला हिंदू,
और यहाँ के निवासी या इस स्थान को कहा गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। एक शब्द बोला जाता है इंडिया। इंडिया जो शब्द बोला गया, ये ग्रीक भाषा का शब्द है इंडस, उससे इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। तो अगर हम इंडिया शब्द की बात करें, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है इंडस, और इंडस का अर्थ होता है सिंधु, और इस इंडस के नाम से ही पड़ गया इंडिया। तो इंडिया नाम कैसे पड़ा? ग्रीक भाषा का वर्ड है इंडस, और इंडस के नाम पर पड़ गया इसका नाम इंडिया। ठीक है बेटा। अब हम लोग भारत की ग्लोब पर स्थिति देखते हैं। भारत की ग्लोब पर क्या स्थिति है उसको देखते हैं। भारत की ग्लोब पर स्थिति। तो सबसे पहले ग्लोब को समझ लेते हैं, उसके बाद क्या स्थिति होगी उसकी बात करते हैं। चलिए पहले हम एक मैप ले लेते हैं, एक हम लोग ग्लोब ले लेते हैं, और उस ग्लोब से फिर समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये कोई हमारा एक ग्लोब है, ये हमारा एक ग्लोब है। ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं बेटा। एक होती है पट रेखाएं, समझ लेते हैं पहले इसको। इस ग्लोब को ले लिया हमने, और इस ग्लोब को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। ये जो रेखा इसको दो हिस्सों में बांटती है, इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। तो कहा जाता है विषुवत रेखा, या इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो ग्लोब को दो हिस्सों में बांटती है। इससे ऊपर का हिस्सा, इस लाइन से ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि दक्षिण की तरफ है इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा, ये उत्तर की तरफ है इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहा। विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा से समानांतर इसका अगर नाम देते तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, और इससे ऊपर की ओर बढ़ने पर 90 डिग्री तक रेखाएं होती हैं, जिनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। यानी कि हर 1 डिग्री पर एक लाइन होगी, हर 1 डिग्री पर एक लाइन होगी, और 90 डिग्री तक फिर 90 यहाँ पर लाइन मिल जाएंगी। हर 1 डिग्री पर एक लाइन होगी, हर 1 डिग्री पर लाइन होगी। हर डिग्री पर एक लाइन होगी। ये जो पट रेखाएं होती हैं इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। इनको क्या कहा जाता है बेटा? अक्षांश रेखाएं। इसी तरह दक्षिण गोलार्ध की तरफ भी ये जो रेखाएं होती हैं, पट रेखाएं, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। क्या कहा जाता है बेटा? अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जो विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं, और हर 1 डिग्री पर एक रेखा होती है। इस आधार पर अगर कोई आपसे पूछे कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश कितने हैं,
कुल अक्षांश कितने हैं? तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, 90 ऊपर की तरफ, 90 नीचे की तरफ, 90 डिग्री का होगा, और एक विषुवत रेखा, यानी कि 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक विषुवत रेखा, यानी कि टोटल हो गई 181। कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181। 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक विषुवत रेखा होती है, तो कुल मिलाकर 181 होते हैं। अब अगर कोई पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर हम लोग बात करें, तो बेटा देखो, जो 90 डिग्री पर व्रत होगा वो एक रेखा ना बनाकर एक बिंदु बनाएगा। उसी तरह 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी एक बिंदु बनेगा, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव पर एक बिंदु बनेगा और एक दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु बनेगा, अर्थात ये रेखाएं नहीं बनेंगी बल्कि बिंदु बनेगा। उत्तरी गोलार्ध वाला भी एक बिंदु बनेगा और दक्षिणी गोलार्ध वाला भी एक बिंदु बनेगा, यानी कि अक्षांश रेखाएं, अक्षांशों में से यदि दो घटा दें, एक उत्तरी गोलार्ध वाला एक दक्षिणी गोलार्ध वाला, तो ये संख्या आती है 179। यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। कोई पूछे कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। अब प्रश्न कई बार उठ जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के, दो अक्षांश रेखाओं के, रेखाओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा? 111 किलोमीटर होती है। यानी कि अगर हम दो अक्षांश रेखाओं के बीच की बात कर लें, तो ये जो दूरी है, ये दूरी, ये बेटा 111 किलोमीटर की होती है। यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्लियर बेटा, यहां तक की बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो स्थान होता है उसको कटिबंध कहते हैं, बेल्ट कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो स्थान होता है उसको कटिबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, एक लाइन, एक अक्षांश रेखा ये रही और एक अक्षांश रेखा इससे ऊपर वाली है ये रही, तो इन दोनों के बीच का जो स्थान है, ये स्थान, ये स्थान कहलाता है कटिबंध। क्या कहलाता है बेटा? कटिबंध कहलाता है। तो लिख लीजिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के, दो अक्षांश रेखाओं के, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को, मध्य भाग को कटिबंध कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की। कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। या कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, रेखाएं कर लीजिए। चलिए
एक फिर से चित्र लेते हैं हम लोग, और ग्लोब को लेने के बाद फिर हम लोग समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को। एक ग्लोब ले लिया हमने, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, जिससे कि समझना आसान रहे। इसके मध्य भाग को हम विभाजित करें, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, मध्य में एक लाइन खींचकर। ये जो लाइन है ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश, या जिसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या दूसरा नाम क्या है इसका, भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा, या इसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा। इस रेखा से ऊपर की तरफ यानी कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक लाइन होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक लाइन होती है। कितने, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। इसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ कर्क रेखा होती है, और उत्तरी अक्षांश में ही 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर साढ़े 66 डिग्री पर एक रेखा होती है जिसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, जिसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ आर्कटिक वृत्त, याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। उसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की तरफ एक रेखा होती है जिसको कहा जाता है मकर रेखा। उसी तरह 66.5 डिग्री की तरफ एक रेखा होती है जिसको कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, इसको कहा जाता है मकर रेखा। मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ का नाम है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। देखिए अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या है। अक्षांश रेखाएं तापमान तथा जलवायु, मृदा, वनस्पति, जैव विविधता आदि का निर्धारण करती हैं। कैसे करती हैं, जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य लंबवत चमकता है विषुवत रेखा पर। लंबवत किस पर चमकता है, विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, और उसकी जो यात्रा होती है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इसकी यात्रा होती है। यानी कि अधिकतम ये कर्क रेखा तक पहुंचता है और अधिकतम ये मकर रेखा तक पहुंचता है। इससे ऊपर ये नहीं जाता, यानी कि इससे ऊपर की ओर अगर हम लोग जाएंगे तो सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी और कम तापमान की प्राप्ति होगी। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध की तरफ भी सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री के बाद तिरछी पड़ती हैं और कम तापमान की प्राप्ति होती है। तो जैसे जैसे हम अक्षांश रेखाओं में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे तापमान में कमी होने लगती है। यानी कि कुल मिलाकर एक बात कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं तापमान तथा जलवायु का निर्धारण करती हैं। तो अक्षांश रेखाएं, पॉइंट लिख सकते हैं हम इस बात को, क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है। तो यहां पर ही लिख लीजिएगा अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं तापमान तथा जलवायु का, तापमान
तथा जलवायु का निर्धारण करती हैं। निर्धारण करती हैं। अक्षांश रेखाएं तापमान तथा जलवायु का निर्धारण करती हैं। यानी कि भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, नीचे लिख देता हूं मैं ये। भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आती है। तापमान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर बढ़े तो तापमान में निरंतर कमी आती जाती है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं फिर से एक शेप लेंगे ग्लोब की और देखेंगे क्या होगा। एक ग्लोब ले लेते हैं हम यहाँ पर बेटा। ये ग्लोब रहा। इस ग्लोब में बेटा एक लाइन हम सेपरेट करते हैं पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में। पूरे ग्लोब को हम दो हिस्सों में सेपरेट करते हैं और ये जो लाइन बनती है ये कहलाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये रेखा कहाँ निर्धारित की गई है, किस जगह से होकर गुजरती है? ये गुजरती है बेटा ब्रिटेन से, लंदन से। लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच। ग्रीनविच नामक स्थान से ये रेखा गुजरती है। तो जो रेखा ग्रीनविच से गुजरती है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है। अब इस देशांतर रेखा के साथ हर 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा और खींची जाती है। अगर हम देशांतर रेखाओं के अनुसार काम करें तो ग्लोब दो हिस्सों में बंटता है। एक पूर्वी गोलार्ध, एक बढ़ता है पूर्वी गोलार्ध और दूसरी तरफ बढ़ता है पश्चिमी गोलार्ध। अगर हम देशांतर रेखाओं के हिसाब से बांटें तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में हम पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में बांट देते हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये 1-1 डिग्री पर होती हैं। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध में भी और पूर्वी गोलार्ध में भी। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है और न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। अगर कोई आपसे यह पूछे कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, देशांतर रेखाओं की संख्या अगर आपसे कोई पूछे देशांतर रेखाओं की संख्या, तो क्या जवाब आएगा आपका? तो कहेंगे सर ये होती है 360। 180 पूर्वी गोलार्ध की तरफ, 180 पश्चिमी गोलार्ध की तरफ और कुल संख्या होती है 360। अगर हम सर्वाधिक दूरी की बात करें तो सर्वाधिक दूरी पाई जाती है विषुवत रेखा पर और न्यूनतम दूरी पाई जाती है ध्रुवों पर। ठीक है,
तो लिख लीजिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा पर होती है। और कितनी होती है बेटा? 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर, यानी कि अगर हम इस पर विषुवत रेखा खींच लें, एक इस पर हम एक विषुवत रेखा इस तरह खींच देते हैं, ये विषुवत रेखा हमने खींच दी, तो विषुवत रेखा पर ये जो दूरी है, मैं रेड पेन से ले लेता हूं, ये दूरी कहलाती है 111.32 किलोमीटर। और दो विषुवत रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी की अगर बात करें, तो देशांतर रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच अगर न्यूनतम दूरी की बात करें, तो वहां कहां पर होती है बेटा? ध्रुवों पर होती है। ध्रुवों पर कितनी होती है? 0 किलोमीटर। बिल्कुल मिल जाती है ध्रुवों पर जाकर, आप देखिए ध्रुवों पर दूरी कहाँ है? 0 किलोमीटर। बिल्कुल इस जगह मिल गए हैं, ध्रुवों पर मिल गए, तो यहाँ पर 0 किलोमीटर होती है। अगर कोई पूछे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के जो स्थान है, ये वाला, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये वाला स्थान, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गोर। क्या कहा जाता है? गोर। GORE, गोर कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इस पॉइंट को भी, दो देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को, तो देशांतर रेखाओं के, दो देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को, बीच के स्थान को गोर कहा जाता है। तो गोर, GORE, गोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गोर कहा जाता है दो देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात और है, एक वर्ड आता है कटी, ग्रिड। ग्रिड कहा जाता है जहां पर गौर और बेल्ट एक दूसरे को काटते हैं, उस स्थान को ग्रिड कहा जाता है। ठीक है बेटा, इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा इस देशांतर रेखा का महत्व जान लेते हैं। देशांतर रेखा का महत्व। देशांतर रेखा से क्या होता है? देशांतर रेखा का महत्व। देशांतर रेखा का महत्व क्या होता है? देखिए, देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है। देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है, तो पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिएगा, देशांतर रेखाओं से, देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है। टाइम का, समय का निर्धारण
होता है, टाइम का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है। हमारा जो ग्लोब है, अगर हम फिर से ग्लोब को ले लें, ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब बेटा एक तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये एक तो बिल्कुल सीधा नहीं है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि पृथ्वी की स्थिति कुछ इस टाइप से है। पृथ्वी की स्थिति अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से, यानी कि 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है अपने अक्ष पर। और इसका अक्ष का जो रोटेशन होता है, अक्ष का जो रोटेशन होता है, ध्रुवों पर इसकी स्पीड 0 होती है और सर्वाधिक होती है विषुवत रेखा पर। सर्वाधिक कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर सर्वाधिक घूमता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का जो रोटेशन होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दिशा क्या होती है घूमने की बेटा? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यहाँ पर ध्रुवों पर जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 0 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल शून्य। और अगर हम विषुवत रेखा पे बात करें तो ये होती है 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन काल या परिभ्रमण काल। ठीक है, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन को, अपने अक्ष पर घूर्णन को क्या कहा जाता है बेटा? घूर्णन या परिभ्रमण काल कहा जाता है। घूर्णन काल या परिभ्रमण काल कहा जाता है। परिभ्रमण काल कहा जाता है। घूर्णन काल या परिभ्रमण काल कहा जाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी को अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगता है बेटा? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। राउंड फिगर में इसको कह देते हैं हम लोग 24 घंटे। 24 घंटे की दिन रात होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो 24 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में। अब 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। यहां से प्रश्न कभी भी बन जाता है कि 24 घंटे में पृथ्वी, 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है बेटा? 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? तो एक घंटे में 360/24 अगर हम लोग करें तो ये हो जाता है 15 डिग्री, यानी कि एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री चक्कर लगाती है।
1 घंटे में कितने चक्कर लगाती है? 15 डिग्री का चक्कर लगाती है। उसी तरह अगर हम लोग कह दें कि 1 डिग्री चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 1 डिग्री चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि 15 डिग्री का कोण घूमने में का कोण घूमने में कितना समय लगा? 60 मिनट का। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया, तो 60 मिनट का समय लगा। तो 1 डिग्री का कोण घूमने में कितना समय लगेगा? तो 60/15 यानी कि 4 मिनट। ये कैलकुलेशन याद कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये कई बार प्रश्न में पूछ ली जाती है। तो 4 मिनट का समय लगता है 60 डिग्री 1 डिग्री का कोण घूमने। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। अब हम लोग भारत की स्थिति की बात करेंगे, तो अगली क्लास में हम लोग भारत पर फोकस करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ थी जो आपको अभी बताई, बाकी इन्हीं चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और अब हम अगली क्लास में भारत पर आएंगे और भारत की चीज़ को समझेंगे। ठीक है बेटा, तो इन सबको नोट कर लीजिएगा, उपयोगी है आपकी परीक्षा के लिए और हमेशा फायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।